गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो क्या था? वो था किरचॉफ्स लॉ। केवीएल और केसीएल दोनों पढ़े थे और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन भी हमने किया था। बच्चों, बेहतर ये है कि हम न्यूमेरिकल्स को तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने जो टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और आप अपने खुद से न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पर फंस रहे हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे मतलब कि जो पर्सनल आईडी है उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है? तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो एक टॉपिक जो किरचॉफ्स लॉ के बाद आता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, चाहे वो पोटेंशियल को मेजर करें, रेसिस्टेंस को करें या करंट को करें, तो हम ऐसे केस में जो फर्स्ट नंबर है वो है किसका? वेटस्टोन ब्रिज का। तो आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो किसके बारे में? वेटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो वेटस्टोन ब्रिज जो है वो 1833 ईस्वी में 1833 में चार्ल्स वेटस्टोन उन्होंने क्या किया, उसके बारे में अपना वो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। लेकिन इसको पब्लिकली जो पब्लिश किया गया वो 1843 ईस्वी में, जिसकी मदद से क्या किया जाता है? एक्यूरेट रेसिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें 4 आर्म्स लगे होते हैं। उस 4 आर्म्स में से एक आर्म जो है ना वो अननोन रेसिस्टर का होता है, बाकी 3 आर्म्स क्या होंगे? नोन रेसिस्टर्स होंगे, जिसको क्या करते हैं? रेशियो करके, कंपेयर करके क्या किया जाता है? यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस का पता चलता है। तो ऑब्वियसली है कि जो ये रेसिस्टेंस होगा, ये जो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक कंपैरेटिवली एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाने वाला ब्रिज है, यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम रेसिस्टेंस के एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग में लिखते हैं क्या? वेटस्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज। इसको पढ़ने जा रहे हैं। वेटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या करता है? हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम क्या करते हैं? रेसिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके पहले हम डिजाइन को किस तरह से इसका डिजाइन किया गया था। तो सबसे पहले इसमें क्या लिया जाता है? इसमें 4 रेसिस्टर लिया जाता है। 4 रेसिस्टर का मतलब क्या हुआ कि हम देखिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। हकीकत यही है कि फ्री हैंड करने से ये टेढ़ा हो सकता है। इसको फिर क्या करते हैं हम लोग? किसी बैटरी से जुड़ा जाता है। अगर भी हम उसको रेसिस्टेंस को क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चों रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा रहेगा इस तरह से, और यहाँ पर वेरिएबल रेसिस्टर रहेगा। ओके, ये भी रेसिस्टर है लेकिन याद रखिएगा वेरिएबल रेसिस्टर। यहाँ पे भी एक रेसिस्टर लगा रहेगा और यहाँ पर भी एक रेसिस्टर रहेगा। इस तरह से क्या अरेंजमेंट क्या रहेगा? 4 आर्म है, 1 2 3 4। इसके बीच में जो है गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया जाता है। गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और जैसे इसको क्या किया जाता है? सोर्स से जोड़ा जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? की ले लेते हैं। की मतलब क्या होगा? ये इसी की मदद से हम कंट्रोल कर लेते हैं करंट का। इसको के सी कर देते हैं, सर्किट का के है, के मतलब की, राइट। और यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं क्या? यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं के, इसको गैल्वानोमीटर का इसलिए जी ले लेते हैं, राइट। किलोग्राम नहीं है, गैल्वानोमीटर का की है, राइट। इसको इस रेसिस्टेंस का नाम हमने पी दिया, इसका क्यू दिया, इसका आर दिया और इसका एस दिया, और गैल्वानोमीटर होकर के बह रहेगा। ये क्या होगा? करंट इधर से निकलेगा, आई करंट जैसे यहाँ पर आएगा इस जंक्शन पर, जंक्शन के रूल के हिसाब से इधर क्या हो जाएगा? I1 चला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? I2 चला जाएगा।
ठीक। अब आने के बाद ये I1 जैसे ही इस टर्मिनल पर पहुंचेगा हम उसका नाम दे देते हैं A B C और इसका नाम B। जैसे B पर आएगा फिर यहाँ पर करंट दो हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा और दूसरा हिस्सा इधर जाएगा। इधर वाला जो हिस्सा होगा क्या होगा, वो IG है, गैल्वानोमीटर से होकर के करंट जा रहा है, ठीक। और इस हिस्से पर इधर से जब आएगा दोनों तो दोनों आपस में मिल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा I2 प्लस I, राइट। ये दोनों मिलकर के इधर पहुंचेगा तो ये वाले हिस्से पर क्या कितने करंट जाएगा बच्चों, इधर से आ रहा था I1 में से क्या होगा IG तो इधर चला गया, बचा क्या I1 माइनस IG। तब ये दोनों जब आएगा तो IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा बच्चों, इधर से फिर I निकलेगा। मींस क्या कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। ये तो हमारा क्या एक डायग्राम है। हाँ, इस डायग्राम के सहारे हम क्या करेंगे, हम उसके डेरिवेशन पर आएंगे। सबसे पहले हम ये जानना है कि व्हाट इज वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज है क्या, तो वेट स्टोन ब्रिज क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे 1 2 3 4 चार आर्म है, चार आर्म में से एक आर्म का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो हम कंपैरेटिव करके कंपेयर करके उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा AB जो है ना, AB आर्म और BC आर्म, ठीक है, AB आर्म और BC आर्म, AB और BC एंड BC, इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है रेशियो आर्म्स। इसको क्या कहा जाता है, रेशियो आर्म्स, रेशियो आर्म्स। और दूसरा क्या है AD और DC, AD एंड DC का नाम जो है ना उसको कहा जाता है कंजुगेट आर्म्स, कंजुगेट आर्म्स। दो तरह का आर्म्स है, एक क्या है रेशियो आर्म, ऊपर वाले को क्या कहते हैं रेशियो आर्म, नीचे वाले को क्या कहते हैं कंजुगेट आर्म। दो आर्म ऊपर दो आर्म नीचे, मतलब टोटल चार आर्म है। चार आर्म में से एक आर्म में नहीं मालूम होगा, सपोज करिए इसका वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम उसको ऐड करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और जैसे से करंट पास कराएंगे तो इसका नॉन रेसिस्टर, इसका नॉन रेसिस्टर, इसका नॉन रेसिस्टर, ये अननोन रेसिस्टर है। तो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन जब हम लाएंगे डिराइव करके तो पता ये चलेगा कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन में क्या लिखते हैं, देखिए डिफिनेशन में क्या लिखते हैं, डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, वेट स्टोन ब्रिज इज द, आप लिखिए इसको वेट स्टोन, मतलब क्या गेहूं और पत्थर, ऐसा नहीं है, नाम है उनका, इसलिए इज्जत से नाम लेंगे। उनका नाम था क्या बच्चों, उनका नाम था सर चार्ल्स, सर चार्ल्स वेट स्टोन, वेट स्टोन। कब दिया था इसको, कब एक्सप्रेस किया था, 1833 में उन्होंने बना लिया था, लेकिन पब्लिश किया था 1843 में। तो हमको क्या है 1833 याद रखना है, क्योंकि इसी में उन्होंने क्या क्या बनाया था, वेट स्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस which is used to measure one resistance means ब्रैकेट में लिखेंगे unknown resistance, ठीक है, of four resistors, right? Arrangement, मतलब इस तरह का चार रेसिस्टर में से जिसमें क्या होगा, एक अननोन होगा, उस अननोन वाले को हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए, कैसा वैल्यू होगा बच्चों, ये एक्यूरेट वैल्यू होगा, एक्यूरेट वैल्यू मींस हाईली एक्यूरेट वैल्यू, क्या होगा हाईली एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। याद रखिएगा बहुत से इंस्ट्रूमेंट में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का होता है एक्यूरेट होता है और कुछ प्रिसाइज होता है, हम जो इससे वैल्यू निकालेंगे वो एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो इनफैक्ट क्या है कि ये कहता है क्या कि जो वेट स्टोन ब्रिज है इससे हमें हाईली एक्यूरेट रेसिस्टेंस का पता चले, इसलिए हम ये वेट स्टोन ब्रिज से क्या करते हैं, मेजर करते हैं अननोन रेसिस्टेंस को। किसको, अननोन रेसिस्टेंस को।
याद रखिएगा बच्चों, इसमें से एक P होगा, Q होगा, ये P Q को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो आर्म कहते हैं। ये R और S जो है इसको क्या कहते हैं, कंजुगेट आर्म कहते हैं। इनका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। ये वैल्यू अगर मालूम है और ये वैल्यू अननोन है तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंपैरेटिवली डिवाइस है। कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस, इसको हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ओके, चलिए इस पर कुछ पॉइंट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। अभी इसको पहले डायग्राम ड्रॉ करिए, उसका डेफिनेशन लिखिए। पहले हम ये जानेंगे कि जो एक्यूरेट वैल्यू जो होता है, हमने जो इसके बारे में पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस सेल का कितना करंट है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस बात से क्या होता है, वेट स्टोन ब्रिज का अननोन रेजिस्टर है वो क्या होता है, जिसको हम निकालने जा रहे हैं, निकालने के दौरान वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कितना दे रहे हैं और उसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये फ्री है। दूसरा क्या, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड टू अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यही बताया था मैंने, यही कहा था कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसी में हमको क्या करते हैं, मेजर करते हैं उसको। ठीक है, इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ द इंक्रीज रेजिस्टेंस P and Q, ये P and Q के रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली के जो AB और BC में हमारा रेजिस्टर है तो उसी के रेशियो से क्या होगा, उसी के रेशियो को बढ़ाने से इसके रेजिस्टेंस के बढ़ने का पता चलता है और इसके रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये जो रेजिस्टर है ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, सिचुएशन के हिसाब से इसको क्या करेंगे, वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं। राइट, चलिए आपने इसको नोट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एक्चुअली क्या जो प्रिंसिपल इसका क्या है कि जब ये इसमें उसको ऑन करिएगा ना, इसको जैसे मतलब कि स्विच ऑन करिएगा तो ऐसे करंट बहने लगेगा। तो इसके दौरान जिस वक्त ये करंट यहाँ से देखिए आता है, इधर जाया गया करंट, इधर आया करंट, ये सिचुएशन इस जंक्शन पर आने के बाद फिर करंट दो हिस्से में बटा, फिर यहाँ पर आएगा तो ये करंट बहता रहेगा, ठीक है, और ये भी करंट आता रहेगा। राइट, तो ये डिफ्लेक्शन इसका होता रहेगा। लेकिन याद रखिए कि जब इसका B का और D का पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, मतलब ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट और चार्जेस कैन फ्लो फ्रॉम वन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच करंट का फ्लो होता है। तो करंट B से D की तरफ हो रहा है, ये कब तक होगा, जब तक D का लेवल B के लेवल के बराबर ना हो जाए। अगर सपोज हम ये करते हैं, अगर ये बराबर हो जाता है, मतलब पोटेंशियल एट B बराबर हो जाएगा किसके, अगर पोटेंशियल D के, तो क्या करंट का फ्लो होगा, देयर इज करंट, नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसी को कहा जाता है नल डिफ्लेक्शन। राइट, क्या कहा जाएगा, नल डिफ्लेक्शन। whenever there is flow of current from B to D, if potential difference between B and D both are same या both are at same potential, so there is no current of flow from B to D. That's why there is no current flow, means there is no deflection in galvanometer. Right, there is no deflection इन गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसको कहा जाता है नल डिफ्लेक्शन। जब आप देखिए बुक में लिखा होगा क्या कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, सिंपल लिखा हुआ क्या, इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन, इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन। ये कब मैनेज होगा, ये कब मतलब मेंटेन होगा, जब पोटेंशियल B का और पोटेंशियल D का क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा बच्चों तो फिर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ऐसे केस में जब B और D आपस में वोल्टेज सेम रहेगा तो हम इस पर क्या करेंगे, अब इस पर हम लगाने वाले हैं क्या, अब इस पर हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। चलिए आते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन पर। इसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा वो देखते हैं। प्रिंसिपल मतलब क्या होगा, इट वर्क्स on the principle of null deflection
ये किस पर छोटी सी बात है, एक सेंटेंस में है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये होगा कि D का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल जब सेम रहेगा तो क्या होगा, गैल्वानोमीटर से होकर के करंट नहीं बहेगा। तो ऐसे केस में सर्किट क्या होगा, सर्किट से करंट नहीं बह रहा है तो क्या होगा कि ऐसा केस इसी वक्त इसी प्रिंसिपल हमारा ये क्या होता है, वेट-स्टोन ब्रिज काम करता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि इसके डेरिवेशन में हम इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो लिखिए डेरिवेशन, डेरिवेशन का कैसे ये डेरिवेशन होगा इसका हम उसको देखते हैं। राइट, तो इसमें क्या करेंगे, हम केवीएल लगाएंगे। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, दोनों लूप में हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। इसको मेश भी कहते हैं, मेश 1 मेश 2। हाँ, बहुत सी जगह मेश लिखता है, तो मेश 1 के बारे में बात करेंगे बच्चों। इसमें हम लोग केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो करंट के डायरेक्शन में, इस एरो के डायरेक्शन में चल रहा है करंट, उसको हम प्लस ले लेते हैं अभी यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर I1P ये प्लस में ले रहे हैं, देख लीजिएगा I1P। फिर क्या होगा, ये वाले से करंट क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर एरो है। तो क्या होगा यहाँ पर प्लस IG इंटू जी। फिर क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है और करंट हम एरो ऐसे लिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा माइनस I2 इंटू आर, I2 इंटू आर। ये किसके बराबर होगा, केवीएल के हिसाब से टोटल लूप का जो रेजिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या, वोल्टेज क्या होगा, 0 के बराबर होगा वोल्टेज लॉ में। राइट, जब इसको देखते हैं कि IG बैलेंस कंडीशन में प्रिंसिपल कहता है कि नल डिफ्लेक्शन है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो IG का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये IG का 0 होगा तो टर्म पूरा हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, IP, हाँ ये उधर चला जाएगा, बराबर I1P बराबर होगा क्या, I2 इंटू आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। सेम उसी तरह से दूसरे मेश में जो केवीएल लगाएंगे हम लोग, उस बेसिस पर हम बात करते हैं। एरो के डायरेक्शन में प्लस ले लेते हैं, ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस होगा, क्योंकि करंट जा रहा है ऐसे, एरो है ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, I1 माइनस IG इंटू क्या होगा, इंटू Q बराबर किस, बराबर नहीं होगा, ये कैसा है प्लस, मतलब ये क्या होगा, ये वाला माइनस में, करंट ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस ले लेते हैं। माइनस क्या होगा, इसमें होगा I2 प्लस IG, क्या होगा ये, इंटू S। यहाँ पर भी फिर गैल्वानोमीटर को देखेंगे, करंट ऐसे जा रहा है और हमारा एरो ऐसे है, तो माइनस क्या होगा, IG इंटू G। ये किसके बराबर होगा, 0 के। केवीएल में टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, 0 के। जहां जहां IG है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा टर्म पहले कह रहा है कि बैलेंस कंडीशन में ये 0 होगा। तो क्या होगा, I1Q बराबर क्या होगा, ये 0, ये 0, यहाँ पर क्या बचा, I2S, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, I2S। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। जब ये कंडीशन बराबर रहेगा, कंडीशन क्या कह रहा है, बराबर रहेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये से करंट पास नहीं करेगा, तो ऐसे केस में हमारे पास दो इक्वेशन आएगा। दो इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो क्या होगा, I1 इंटू P बाय I1 इंटू Q इज इक्वल टू होगा क्या, I2 इंटू R अपॉन क्या होगा, I2 इंटू S। तो ये I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, क्या होगा, P बाय Q इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन S। ये क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो है, मींस के रेशियो आर्म्स एंड कंजुगेट आर्म्स। नीचे न्यूमरेटर में देखिएगा जो आर्म है वो क्या है, वो है हमारा, न्यूमरेटर में देखिए P हमारा किसमें है, न्यूमरेटर में है P, और हमारा Q किसमें है, डिनोमिनेटर में है। तो ये एक क्या, ये रेशियो आर्म, और हमारा एक ये भी रेशियो आर्म। रेशियो आर्म का रेशियो उसके कंजुगेट आर्म के रेशियो के अगर इक्वल होता है, तो ये कब होगा बच्चों, बैलेंस कंडीशन में, जब ये वेट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो अब क्या होगा ऐसे केस में, हम देखेंगे क्या, अगर सपोज करिए कि अननोन ये S लेते हैं, अननोन क्या है, S है, S का वैल्यू अब जब हम निकालते हैं, तो S के वैल्यू को निकालने में हमारा क्या रिलेशन आएगा, उसी पर हम देखते हैं। और एक क्वेश्चन इस पर हम करेंगे, आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे इस पर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बच्चों क्या होगा, यहाँ पर होगा S का वैल्यू अगर हमको सपोज करो अननोन है, S का वैल्यू अननोन होगा तो क्या होगा, ये R अपॉन P इंटू क्या होगा Q। ये हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा।
जब अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें निकल जाएगा बच्चों, तो यही तो हमारा बैलेंस कंडीशन कहता है कि जब बैलेंस कंडीशन में दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसके बारे में। सेंसिटिविटी, हमारा जो गैल्वानोमीटर का हमारा जो ये वेटस्टोन ब्रिज है, इसकी सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे। सेंसिटिव कब होगा ये हमारा वेटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा, जब गैल्वानोमीटर से मैक्सिमम करंट पास कर, ये मैक्सिमम इसका डिफ्लेक्शन होगा। हाँ, तो पहली बात कि ये गैल्वानोमीटर यहाँ क्यों लगा, व्हाट इसका नीड क्या है, व्हाट इज नीड। नीड ये है कि करंट के अकरेंस का पता चले, करंट इसमें अकर कर रहा है, करंट इसमें हाँ प्रेजेंस है, इस बात का ये इंडिकेट करता है। इसका डिफ्लेक्शन जब मैक्सिमम होगा तो समझ आइए क्या कि वो सेंसिटिव करंट होगा। और सेंसिटिव करंट जो है, सेंसिटिव गैल्वान वेटस्टोन ब्रिज दो चीज पर डिपेंड करता है। एक चीज इस बात पर डिपेंड करता है, इससे इसमें जो है ना ये सेल है, बैटरी है, उसको हम उसका जो है ना उसको कहां पर अरेंज किया गया है, पोजीशन ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ सेल, सेल के पोजीशन का अरेंज कहां किया गया, इस बात पर डिपेंड करता है। और एक बात और डिपेंड करता है कि ये जो हमारा जो है क्या, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगला टॉपिक इसी के आगे लिखेंगे हम लोग, सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। लिखिए अगला। देखिए बच्चों, हमने कहा था कि क्या कि वेटस्टोन ब्रिज के बारे में बात कर रहे थे, उसमें सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। सेंसिटिविटी हमने पढ़ाया था करंट के बारे में भी, वोल्टेज के बारे में भी। सेंसिटिविटी ऑफ करंट एंड सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज, दोनों चीज का जो वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि हम इसी पैरामीटर का यूज करते हुए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हाँ देखिए, इलेक्ट करना और सेलेक्ट करना दो अलग अलग चीज है बच्चों। इलेक्ट करना और सेलेक्ट करना दो अलग अलग चीज है। हम जो सेलेक्ट करते हैं वो क्या है, हम ऐसे सेंसिटिव डिवाइस को यूज करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी कुछ पैरामीटर पर क्या करता, डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज, अ वेटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट इज शोज लार्ज डिफ्लेक्शन। अभी जस्ट बात किए थे हमने, इससे पहले मैंने बात किया था क्या, लार्ज जिसके अंदर डिफ्लेक्शन हो। हाँ, कब होगा जब बच्चे, गैल्वानोमीटर के अंदर होना चाहिए। फॉर ए स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस करे, चेंज करे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हो, तो ऐसा रेजिस्टेंस को क्या, ऐसे मतलब कि गैल्वानोमीटर, ऐसे वेटस्टोन ब्रिज को क्या कहा जाएगा, सेंसिटिव हाँ वेटस्टोन ब्रिज। हाँ, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। तो सेंसिटिविटी ऑफ वेटस्टोन ब्रिज दो चीज पर डिपेंड करता है, यहां लिखा हुआ है सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन क्या है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, द रेशियो इज मोस्ट सेंसिटिव। द रेशियो क्या होना चाहिए, मोस्ट सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब क्या, P/Q = R/S। एक ये प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ये तो पता ही है कि जब ऐसे कंडीशन में रहेगा तो गैल्वानोमीटर क्या होगा, गैल्वानोमीटर क्या तो रहेगा, ये करंट नल डिफ्लेक्शन में रहेगा। हमारा वेटस्टोन ब्रिज क्या रहेगा, ये हमारा बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो इस दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो उसके डिफ्लेक्शन, उस पर हाँ उसके उस ब्रिज पर कितना मतलब कि हम मैग्नीट्यूड अप्लाई किया जा रहा है, रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा चीज क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वानोमीटर। ये जो वेटस्टोन ब्रिज के अंदर बैटरी लगाया गया है और गैल्वानोमीटर लगाया गया है, इसका पोजीशन क्या है, इसके पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। चलिए, इसके एडवांटेजेस में अगर पूछा जाएगा कि एडवांटेज क्या है गैल्वानोमीटर, इसका वेटस्टोन ब्रिज का, वेटस्टोन ब्रिज के एडवांटेज हम लोग ये लिखेंगे। ये क्या है, ये नल डिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। दूसरी बात क्या है, ये जो है हमारा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल पर डिपेंड नहीं करता है, राइट। ये हमको क्या करता है, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है किसी अननोन रेजिस्टेंस का। अननोन रेजिस्टेंस का क्या करता है, हमें क्या दे रहा है, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर पर ये डिपेंड नहीं करता है। ये इसका जो है रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं, जिसका वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, एमीटर और वोल्टमीटर के पर डिपेंड नहीं करता, मींस कि उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके एडवांटेजेस में ये शामिल है। आइए हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि वेटस्टोन ब्रिज का क्या यूज है और इसमें कैसे करंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिए कि हमारा जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तो हम आपको समझ में आएगा कैसे मतलब
देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, ये डायग्राम ऐसा दिया हुआ था, तो बोले थे क्वेश्चन इस पर करेंगे, डायग्राम इस तरह से दिया हुआ हमारा। इसमें कह रहा है कि 5 वोल्ट जो बैटरी है लगा हुआ है, इस बैटरी से सर्किट में कितना करंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, मींस क्या, करंट ड्रॉन, करंट ड्रॉन हाँ इन सर्किट, हाँ किसके जरिए, बाय 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी। इस 5 वोल्ट बैटरी का जो करंट है ना, मींस क्या है, हमको आई का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि ये कैसे होगा, इसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये हम अभी जो वेट स्टोन ब्रिज पढ़े थे, उसी वेट स्टोन ब्रिज पर बेस हमको ये लग रहा है। ये क्या करेंगे, दोनों को पकड़ करके ऐसे खींच देंगे। ऐसे खींचेंगे तो देखेंगे क्या कि 5 इधर अब 10 इधर, सेम उसी तरह से एग्जैक्टली हो जाएगा। कैसे, ऐसे देखिए, एकदम एग्जैक्ट उसी तरह से हमें दिखेगा कि जैसे हमने आपको वेट स्टोन ब्रिज में बताया था। ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज में क्या बता रहे थे हमें, देखिए इस तरह से हमारा इस तरह का आ जाएगा, राइट। ये देखिए इस तरह से ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, देखिए 5 ओम, ये कितना है 10 ओम, ये कितना है अगेन क्या है 10 ओम, और ये कितना 10 ओम। इस टाइप का हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन से जो होगा ना, इस तरह के क्वेश्चन से जो है ना, वो हमारा क्या होगा, और बीच में जो है ना, ये यहां से यहां तक B to C क्या लगा हुआ है, ये हमारा एक 10 ओम का रेसिस्टर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं A B, है ना, A क्या है, A ये वाला 5 से ये वाला जुड़ा हुआ है, ये होगा हमारा C, कौन सा, नहीं ये तो हमारा D है ना, ये हमारा A और D है, ये B है और ये C है। ठीक है, इस तरह का हमारा क्या होगा, कनेक्शन आएगा। ठीक है, A B C D इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे क्या कि ये हमारा उसी फार्मूले को फॉलो करता है कि नहीं, P by Q = R by S करता है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ 5/10 है तो कितना होगा, हाफ होगा, और 10 ये 20 है, आई थिंक, हाँ 20 है, ये 20 हमारा, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ। इसका मतलब ये वेट स्टोन ब्रिज के हाँ वो जो कंडीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन कंडीशन को क्या करता, फॉलो करता, बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज है, राइट। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इससे कोई करंट पास करेगा नहीं। ऊपर जो A से लेकर के B D इसका रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, तो क्या होगा बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस किसका, A to D वाया B, तो क्या आ जाएगा, ये इसको हम 1 मान लेते हैं, क्या होगा 5 + 10 = कितना होगा, ये होगा हमारा 15 हो। फिर इसको R2 मान लेंगे नीचे वाले इसको, तो ये देखेंगे कितना 10 प्लस कितना होगा बच्चों 20, कितना होगा, ये 30 ओम। दो क्या हमारा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का तो हम जानते ही हैं, R इक्विवेलेंट होता है कितना बच्चों, 1/R1 + 1/R2 ऐसा होता है। 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। ऐसे केस में क्या होगा, 1 बाय कितना 15 + 1/30, एलसीएम निकालेंगे 30 होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, फिर 10 हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट 10 ओम होगा, ये 10 ओम होगा, 3 और नीचे 30 कट जाएगा, 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा 10 ओम। और हमने क्या पढ़ा, V = IR, राइट। तो हमको ये R इक्विवेलेंट पता है 10, I = क्या होगा, V by R इक्विवेलेंट। V कितना है बच्चों, 5 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 एम्पियर। यही हमारा आंसर होगा 0.5 एम्पियर। किससे होकर के, सर्किट से करंट पास कर रहा है। और लास्टली हम ये बताना चाहते हैं कि इस वेट स्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है, वो कहां-कहां है। इस्तेमाल में हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें 2-3 इस्तेमाल है। अभी इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे हम लोग बच्चों मीटर ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। तो इसका इस्तेमाल है जो हमारे किसमें, हमारे सिलेबस में है, वो हमारे सिलेबस में इसका इस्तेमाल हमारा मीटर ब्रिज है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हमारा क्या है, मीटर ब्रिज है। हाँ मीटर ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस है, इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, इस्तेमाल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये क्या बच्चों, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन नहीं है जो हवा में बात हो गई, हमने यूज कर लिया। इसका क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो पहला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स,
ऑफिस बॉक्स। दूसरा क्या है, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज जिसको स्लाइड ब्रिज भी कहते हैं। और तीसरा जो है उसको कहा जाता है कैरी पोस्टर। क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहा जाता है कैरी पोस्टर, कैरी पोस्टर ब्रिज। ये 3 यूज है हम लोगों के जो सिलेबस में हमें मीटर ब्रिज पढ़ना है। उस मीटर ब्रिज में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। ये पोस्ट ऑफिस मतलब कि ये बॉक्स है, पहले जमाने में जब पोस्ट ऑफिस का यूज होता था वहां से तार भेजने के लिए काम करते थे। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको ठीक किया जाता है उसी पोस्ट ऑफिस के नाम से इसका नाम रख दिया गया था पोस्ट ऑफिस बॉक्स मीटर, राइट। तो हम लोग जो नेक्स्ट पढ़े जाएंगे पढ़ेंगे मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। बच्चों आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी जाकर के पता चलेगा, समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। बेहतर ये है कि आप पूरी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।